नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एएस अकेडमी में और मैं हूं आपके साथ अरविंद। दोस्तों, आप सभी को पता है कि साइंस के क्वेश्चंस की एक टेस्ट सीरीज हमने स्टार्ट कर दी है, जिसमें आज हमारी ये सेकंड टेस्ट सीरीज है। और इसमें हम जो भी क्वेश्चंस लेकर आते हैं दोस्तों, ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस होते हैं। जैसे 2017 में, 2017 के पहले भी जो भी एमपी पुलिस का एग्जाम्स हुआ है उसमें सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। दोस्तों, जो हमारी सीरीज चलेगी ये 1500 प्रश्न होंगे कंप्लीट। यदि आपने 1500 प्रश्न कंप्लीट कर लिए तो आप मान के चलेगा आपके जितने नंबर की साइंस आएगी उतने नंबर आपको फाइनली आना ही आना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन क्रमांक पहला, पीलिया होने की दशा में कौन सा अंग प्रभावित होता है? यानी जब इंसान को पीलिया हो जाता है तो उस समय कौन सा अंग प्रभावित हो जाता है? यकृत होता है, हृदय होता है, पेट होता है या फेफड़े? उत्तर, तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों यकृत होता है। क्यों होता है इसके लिए हमने नीचे आपको बहुत ही शानदार तरीके से डिस्क्रिप्शन भी लिखा है कि आप इसको पढ़ सकते हैं कि पीलिया होने की दशा में यकृत प्रभावित होता है। यकृत होने में वाला पीलिया किसी भी ऐसे कारण से होता है जो रक्त अपघटन के दर में वृद्धि करता है और पीलिया के कारण गंभीर यकृत, जिसको हेपेटाइटिस यकृत की विषाक्तता और अल्कोहल संबंधी यकृत रोग होता है। तो समझ गए। देखो, ये डिस्क्रिप्शन सबसे महत्वपूर्ण बात है। आपको क्वेश्चन तो मिल ही रहा, साथ में आंसर मैं बता सकता था, लेकिन मैंने सोचा यदि ये चीज लिख दी जाए तो आपके लिए वीडियो 100 तो 110% हेल्पफुल हो जाएगा। आप समझ पाएंगे कि एक्चुअल में होता कैसे है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा, निम्न में से किस एक से सुनामी होने की संभावना होती है? सुनामी, जो सुनामी होती है या निम्न में से किस एक से सुनामी होने की संभावना होती है? बिजली आती है तो क्या सुनामी आती है? वायु, अधोजल भूकंप या बर्फ या उत्तर? तो ध्यान रखिएगा, अधोजल भूकंप होते हैं। अधोजल भूकंप के कारण जो आपकी सुनामी आती है ना, सुनामी आती है, सुनामी लहरें आपने सुना होगा काफ़ी, जबकि जम्मू इधर से गुजरात साइड भी सुनामी लहरें आती रहती हैं, आपके जापान में तो काफ़ी ज़्यादा आती रहती हैं, है ना। तो कहते हैं कि सुनामी लहरें आने की संभावना अधोजल भूकंप से होती है। इसका डिस्क्रिप्शन देखेंगे कि अधोजल भूकंप से सुनामी होने की संभावना होती है। भूकंप और ज्वालामुखी से महासागरीय धरातल में अचानक हलचल पैदा होती है और महासागरीय जल का अचानक विस्थापन होता है। परिणाम स्वरूप जल में ऊर्ध्वाधर ऊंची तरंगें पैदा होती हैं और इन्हें हम क्या कहते हैं? सुनामी कहते हैं। तो दोस्तों, ये डिस्क्रिप्शन मुझे लगता है आपको बहुत ही हेल्पफुल हो रहा होगा, और ये डिस्क्रिप्शन यदि आपको पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को एक बार लाइक और शेयर अपने दोस्तों में जरूर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों काफ़ी मेहनत से पीडीएफ बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अपशिष्ट जल उपचार की प्रक्रिया को कहा जाता है? जो अपशिष्ट जल होता है उसके उपचार की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? विलवणन कहते हैं, जल प्रदूषण कहते हैं, क्लोरीनीकरण कहते हैं या मल जल शोधन कहते हैं? तो याद रखना कि जब इस प्रकार की बात कही जाए कि अपशिष्ट जल उपचार की प्रक्रिया को हम मल जल शोधन कहते हैं, और कैसे कहते हैं इसको जरा देखिएगा। अपशिष्ट जल उपचार की प्रक्रिया को मल जल शोधन कहा जाता है। मल जल शोधन अपवाही और घरेलू अपशिष्ट जल प्रशोधन और घरेलू दोनों प्रकार के अपशिष्ट जल और घरेलू मल जल से दूषित जो संदूषित पदार्थों को हटाने की प्रक्रिया है। इसमें भौतिक, रासायनिक और जैविक प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। ठीक है, तो आपका ऑप्शन यहाँ पर डी आंसर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा, जब कोई व्यक्ति अत्यधिक खाता है तो उसका उत्तक खाली स्थान वसा से भर जाता है। तो हमें इधर पे आंसर ये बताना है कि जैसे कोई मनुष्य अत्यधिक खाना खा लेता है, जैसे भोजन कर रहा है, खाना खा रहा है, रोटी खा रहा है, चाय कुछ भी खा रहा है, मतलब खाने पीने की चीज़ें ज़्यादा हो जाती हैं, तो उसका जो उत्तक है वो किससे भर जाता है? वसीय वसा से, पेट, त्वचा, मांसपेशी। तो इसका जो आंसर सही आंसर रहेगा वो आपका क्या रहेगा दोस्तों? जब कोई व्यक्ति अत्यधिक खाना खा लेता है तो वसीय वसा से वो भर जाता है। अब वसीय वसा से कैसे भर जाता है जरा देखेंगे। जब कोई व्यक्ति अत्यधिक खाना खाता है तो उसका वसीय उत्तक वसा से भर जाता है। वसीय उत्तक त्वचा से नीचे रहकर प्रत्यंगों एवं शरीर को आकृति देता है तथा यह चोट लगने से बचाता है। यह वसाओं के रूप में शरीर में ताकत को जमा करके रखता है और शरीर के तापमान को नियमित रखता है। तो आपका ऑप्शन क्या होगा? ए आंसर राइट होगा।
ठीक है दोस्तों, ये डिस्क्रिप्शन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस प्रकार से क्वेश्चन तो आपको काफ़ी मिलेंगे ऑब्जेक्टिव, लेकिन इनके डिस्क्रिप्शन आपको नहीं मिलेंगे कि ये चीज़ें क्यों और कैसे हो रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जब वायु में अल्कोहल दहन करता है तो ऊर्जा के रूप में मुक्त होती है। मतलब जब वायु में अल्कोहल यानी जो दारू होती है उसको आप दहन करते हैं तो ऊर्जा के रूप में मुक्त होती है। क्या होती है? ऊष्मा तथा प्रकाश, केवल ऊष्मा, केवल प्रकाश, प्रकाश तथा ध्वनि। तो इसका आंसर हम बताएंगे दोस्तों, क्या रहेगा? ऊष्मा तथा प्रकाश। ऑप्शन हमारा ए आंसर राइट होगा, ऊष्मा तथा प्रकाश। अब कैसे होता है जरा देखिएगा। जब वायु में अल्कोहल दहन करता है तो ऊर्जा ऊष्मा तथा प्रकाश के रूप में मुक्त होती है। जो आपकी ऊर्जा है ऊष्मा तथा प्रकाश के रूप में मुक्त होती है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलना दहन कर रहता है। दहन में ऊष्मा उत्पन्न होती है, अतः यह ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है, इसलिए आपका विकल्प ए सही है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका ए आंसर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र के रिएक्टर में ऊर्जा निम्न प्रक्रिया के माध्यम से उत्पन्न होती है। जो आपका नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र होता है उसके रिएक्टर में जो ऊर्जा होती है वो निम्न प्रकार के माध्यम से उत्पन्न होती है। कैसे होती है? क्यूटिकल के द्वारा, सोवेरिन के द्वारा, लिंगिन के द्वारा या रंध्र के द्वारा। तो याद रखना इसका जो सही आंसर होगा सोवेरिन। सोवेरिन के द्वारा क्या होता है? ऊर्जा रिएक्टर में क्या होती है? उत्पन्न होती है। संयंत्र में रिएक्टर में ऊर्जा निम्न प्रक्रिया के माध्यम से उत्पन्न होती है। ऑप्शन जैसे रेगिस्तान के पौधों में जल हानि की दर क्यूटिकल की उपस्थिति के कारण कम होती है। रेगिस्तान में प्राकृतिक वास करने वाले पौधों को जीरोफाइट्स यानी शुष्क भूमि के पौधे कहते हैं। बाष्पीकरण अत्यधिक होने से इन पौधों के लिए जल भंडारण तथा उनका उपयोग करना विशेष समस्या हो जाती है। तो इसका आंसर क्या रहेगा दोस्तों? बी आंसर राइट होगा। बी आंसर आपका राइट होगा। ठीक है, ऑप्शन इसका ए और बी आंसर इसका राइट होगा। क्यूटिकल है ना, क्यूटिकल आंसर है, सोवेरिन नहीं है, क्यूटिकल आंसर इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र के रिएक्टर में ऊर्जा निम्न प्रक्रिया के माध्यम से उत्पन्न होती है। अब देखो यहाँ पर फिर दूसरा क्वेश्चन है, नाभिकीय अवशोषण के द्वारा, नाभिकीय विखंडन के द्वारा, नाभिकीय उत्सर्जन के द्वारा या नाभिकीय संलग्न के द्वारा। तो इसका जो आंसर रहेगा दोस्तों क्या रहेगा आपका? नाभिकीय विखंडन के द्वारा। तो नाभिकीय विखंडन के द्वारा कैसे होगा जरा समझिएगा। नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र के रिएक्टर में ऊर्जा नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया के माध्यम से उत्पन्न होती है। नाभिकीय विखंडन द्वारा नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन में वेरियम 139 तथा क्रिप्टॉन 94 जैसे रेडियोएक्टिव पदार्थ उत्पन्न के रूप में प्राप्त होते हैं, जो कि मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। तो याद रखना ऑप्शन आपका बी आंसर राइट होगा। देखो मैंने चाहता तो आपको 4 ऑप्शन लिख के आंसर बता सकता था, समझा सकता था, लेकिन मैंने सोचा कि यार आपके लिए डिस्क्रिप्शन दे दो तो हो सकता है आप उसको और बेहतर तरीके से समझ पाएं। और दोस्तों ये डिस्क्रिप्शन में काफ़ी मेहनत लगती है, क्योंकि ये क्वेश्चंस को ध्यान से लिखना पड़ता है और समझना पड़ता है। यदि ये वीडियो आपके लिए वाकई में हेल्पफुल है और आपको लग रहा है कि अच्छा है तो आप 100% इसको वीडियो को शेयर करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। एक किताब पढ़ते समय पुस्तक और आँख के बीच आवश्यक न्यूनतम दूरी याद रखना कितनी होगी? तो 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन आपका डी आंसर राइट होगा, क्योंकि कहते हैं कि एक किताब पढ़ते समय पुस्तक और आँख के बीच आवश्यक न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है, क्योंकि इसमें कम दूरी पर किताब पढ़ने से आँखों की देखने की क्षमता कमज़ोर होती है तथा साथ ही मानव आँखों के लिए न्यूनतम दृश्य दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। तो ऑप्शन आपका डी आंसर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मोसेस ब्रायोफाइट्स होते हैं जो इससे पहचाने जाते हैं। प्रभावी स्फेरोफाइटिक प्रावस्था, एकाक्रोशोसीय लैंगिक अंग, पोषण का परपोषित मांड, प्रभावी ये आपका गैमेटोफाइटिक प्रावस्था। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो दोस्तों क्या रहेगा बताइए? प्रभावी गैमेटोफाइटिक प्रावस्था, डी आंसर आपका राइट रहेगा।
क्यों रहेगा इसको जरा समझना। ये इसलिए रहेगा, ये जो डी आंसर इसलिए रहेगा क्योंकि मोसेस ब्रायोफाइटा होते हैं जो प्रभावी मेगाटाइफाइटिक प्रवस्था में पहचाने जाते हैं। ठीक है, मधुमेह के लक्षण हैं। मधुमेह के लक्षण क्या होते हैं? जैसे कोई क्वेश्चन आ जाता है कि उसको मधुमेह का रोग हो गया, तो मधुमेह कैसे आप पहचान सकते हैं? मधुमेह आपको कम पेशाब लगना, भूख, हाँस और थकान होना, पेशाब ना आना, बारंबार पेशाब और असामान्य प्यास लगना। तो इसके जो कारण होते हैं दोस्तों, बारंबार पेशाब और असामान्य प्यास लगना, ऑप्शन डी आंसर आपका राइट होगा। ठीक है, इसका जरा समझ लेते हैं डिस्क्रिप्शन अपना क्या होगा। देखिएगा, मधुमेह के जो लक्षण हैं, अत्यधिक प्यास लगती है, बार बार पेशाब लगती है और भूख लगना, थकान लगना, धुंधला दिखाई देना, पसीना आना तथा नींद आना, वजन घटना, सिर दर्द आदि आपके मधुमेह के लक्षण होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक समचतुर्भुज के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? एक समचतुर्भुज के लिए, ये यहाँ पर एक्चुअल में एक मैथ्स का क्वेश्चन डल गया है, लेकिन मैंने कहा नहीं चलो ठीक है यार, अब इसको अपन बताना तो पड़ेगा, क्योंकि साइंस पढ़ रहा था और साइंस में आपका मैथ्स और साइंस एक साथ आता है, इसलिए आ गया। सभी भुजाएं समान होती हैं, विपरीत कोण समान होते हैं, विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं और आसन्न कोण एक दूसरे के पूरक नहीं होते हैं। तो याद रखिएगा, एक समचतुर्भुज के लिए कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें एक्चुअल में डी आंसर राइट होगा, क्योंकि आसन्न कोण जो होते हैं एक दूसरे को पूरक नहीं करते हैं। इसका एक डिस्क्रिप्शन है, देख लीजिएगा, है ना, साइंस में एक मैथ्स का क्वेश्चन आ गया यार। ठीक, नेक्स्ट देखो, चंद्रमा की सतह के गहरे गड्ढे कहलाते हैं। जो चंद्रमा की सतह के जो गहरे गड्ढे होते हैं वो ज्वालामुखी, सेल, कैटर्स या गोलाशय। तो इसको हम क्या कहेंगे? यानी क्रेटर्स कहते हैं। और जो क्रेटर्स होता है, एक्चुअल में कैटर्स नहीं होता है, क्रेटर्स होता है ना, क्रेटर्स होता है, टाइपिंग में मिनट हो गया, क्रेटर्स होता है इसलिए क्योंकि चंद्रमा की सतह के जो गहरे गड्ढे वो क्रेटर्स कहलाते हैं। देखो ये लिखा है, क्रेटर्स कहलाते हैं। ये जल के संक और सेरवस के बिखरे हुए द्वीप के साथ लावा के प्रभाव से बने बड़े बड़े सागर होते हैं। तो ऑप्शन आपका डी आंसर, सॉरी सी आंसर राइट होगा, क्रेटर्स बोलते हैं उसे। दोस्तों, इस सेकंड सीरीज हमारी चल रही है, थोड़ा सा हम इसमें और इंप्रूवमेंट लाएंगे और क्वेश्चन और बेहतर ला रहे हैं, सारे ढूंढ ढूंढ के पूरा मटेरियल कलेक्ट कर रहे हैं, इसलिए आप लोग चिंता ना करें, वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करते रहें। एक पुष्प जिसमें नर तथा मादा दोनों प्रजनन अंग होते हैं वो क्या कहलाते हैं? उभयलिंगी पुष्प, स्त्री केसरी, पुंकेसरी और एकलिंगी। तो याद रखिएगा, उभयलिंगी पुष्प कहलाते हैं, ऑप्शन ए आंसर राइट होगा, क्योंकि एक पुष्प जिसमें नर तथा मादा दोनों प्रजनन अंग होते हैं उसे उभयलिंगी पुष्प कहलाते हैं। उभयलिंगी पुष्प एक ही समय में पर नर तथा मादा प्रजनन कोशिकाएं उत्पन्न करता है, जैसे कुम्हाड़ा, खीरा और उभयलिंगी पुष्प आदि। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा, निम्न में से एक आपदा प्राकृतिक आपदा नहीं है, उसे पहचानें। शहरीकरण के लिए वनो उन्मूलन या सूखा, भूकंप या बाढ़। तो आंसर हमारा यहाँ रहेगा ए आंसर, क्योंकि प्राकृतिक आपदा प्राकृतिक घटना है जिसका परिणाम स्वरूप मानव क्षति, इसमें आजीविका तथा संपत्ति की हानि होती है। सूखा, बाढ़, भूकंप, सुनामी आदि प्राकृतिक आपदाएं हैं, किंतु शहरीकरण के लिए वनो उन्मूलन प्राकृतिक आपदा नहीं है, यह एक मानव जनित आपदा है जो मानव द्वारा उत्पन्न की जाती है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा वीडियो फिनिश हो गया है। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और हमारे द्वारा एएस एकेडमी के माध्यम से मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2021 के नोट्स प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। यदि आप नोट्स परचेस करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर 9111755039 पर कॉल और मैसेज कीजिएगा। हाय एमपी पुलिस कांस्टेबल नोट्स लिखिएगा, अपना एड्रेस भेजिएगा व्हाट्सअप नंबर पे, ये व्हाट्सअप नंबर है। यहाँ पर नोट्स की डिटेल मिल जाएगी, नोट्स बुक हो जाएंगे और 2 से 3 दिन में नोट्स आपके घर पे स्पीड पोस्ट के माध्यम से पहुँचते हैं, जो आपको सफलता के बहुत ही करीब लेकर जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, यह वीडियो आपको पसंद आए तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और इसी तरीके की वीडियो लाएं साइंस के लिए जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए तो हम जरूर लेकर आएंगे। और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार, गॉड ब्लेस यू।